बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़शान बशीर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। गुज़श्ता तकरीबन 20 से 21 साल के दौरान पाकिस्तान को सख्त तरीन हालात का सामना है, एनर्जी क्राइसिस का सामना है, और हर गुजरते दिन के साथ ये मज़ीद संगीन होता जा रहा है। किसी भी मुल्क की खुशहाली का दारोमदार, मौशी निज़ाम का दारोमदार एनर्जी सेक्टर पर होता है। अगर एनर्जी सेक्टर खुद कफ़ील है, अगर वो मजबूत है, तो डेफिनेटली उस मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी, मौशी खुशहाली होगी। लेकिन अगर एनर्जी क्राइसिस का सामना जिस तरह से पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, इस तरह के मसाइल का अगर सामना होगा तो मौशी बदहाली जो हमारे सामने है, इसी तरह की चीज़ें देखने में आएंगी। पाकिस्तान का हर तबका गैस और बिजली की कमी का, किल्लत का शिकार है, और इसी की वजह से मज़ीद परेशानियां, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ पर भी शदीद परेशानी है। जब इंडस्ट्रीज़ बंद होती हैं, इंडस्ट्रीज़ का पहिया जाम होता है, तो बेरोज़गारी बढ़ती है। बेरोज़गारी में इजाफा होता है तो गुर्बत भी साथ ही बढ़ती है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। पाकिस्तान में एनर्जी प्रोडक्शन की बात की जाए तो जो मेन सोर्सेज हैं जहाँ से एनर्जी हासिल की जाती है, उनमें फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसमें हाइड्रो पावर का ज़रिया जो है वो शामिल है, न्यूक्लियर पावर है, और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज शामिल हैं जिनसे ये एनर्जी प्रोडक्शन ली जाती है। अगर हम बिजली के इस्तेमाल में बात की जाए घरेलू सार्फिन की, तो उनका हिस्सा सबसे ज़्यादा 47% है, जबकि इंडस्ट्रीज़ का 28% है। अब अगर जब बिजली की पैदावारी लागत में इजाफा होगा, जब उसकी कीमत में इजाफा होगा, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा मुतासिर जो तबका होगा वो घरेलू सार्फिन है। दूसरे नंबर पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सनती पहिया है, उसको भी इसका डायरेक्ट अफेक्ट होगा, वो भी इससे मुश्किलात की जद में आएगा। अगर हम मुख्तलिफ सोर्सेज की बात करें जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की तकरीबन 61% थर्मल प्रोडक्शन से हासिल कर रहा है, जबकि 24% हाइडल से हासिल की जा रही है, 12% न्यूक्लियर, और सिर्फ 3% हिस्सा ऐसा है जो कि रीन्यूएबल एनर्जी से जो है वो हासिल किया जा रहा है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान हाइडल और थर्मल की पैदावार में कमी देखी जा रही है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसकी शरह में वो रफ्तार नहीं है, बल्कि उसकी शरह में उसके इजाफे में इंतहाई सुस्ती देखी जा रही है। क्या वजह है, इस हवाले से बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और ये जानेंगे कि आने वाले दिनों में इस हवाले से पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। ये बहुत बड़ी बहस है, इसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वक्त भी दरकार होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आज कुछ चीदा निकात पर बात कर लें। आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मज़ीद तफसील से भी जो है वो बात करेंगे। मेरे साथ जो आज के प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाते चलूँ। इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं इस मामले पर। अरशद अब्बासी साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। असद महमूद साहब इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एनर्जी एक्सपर्ट हैं, इनकी भी राय जानेंगे और देखेंगे कि मुश्किलात के हल के लिए हम क्या जो है वो कदम उठा सकते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर मौशी उमूर हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। और ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ये भी मौशी उमूर के माहिर हैं, इनका भी हम तज्ज़िया लेंगे, राय लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक जामे रिपोर्ट हमने तैयार की है इस तमाम तर इशू के हवाले से, ताकि आदाद शुमार एक दफ़ा हमारे सामने मौजूद हों कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है। पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मौशी मसाइल की दलदल में धंसे पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज तवानाई का दरपेश है। गर्मियों में बिजली की आनियां जानियां और सर्दियों में गैस की कमियाबी किसी अजाब से कम नहीं। हुकूमत मौसमी शिद्दत से नबरद आजमा शहरियों को खाने के 3 औकात में भी गैस की फराहमी से कासिर है। गैस लोड शेडिंग और महंगी गैस की वजह दरअसल मुल्क में गैस के कम होते ज़खायर और आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतें हैं। मुल्की तवानाई जरूरियात का 31% मकामी या दरामदी गैस से पूरा किया जाता है। खराब मौशी हालात के पेश नजर हुकूमत के लिए महंगी गैस खरीद कर कम निर्खों पर फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। वजारत खजाना के मुताबिक गैस के शोबे का गर्दशी कर्जा 3 सालों में 350 अरब से बढ़कर 650 अरब हो चुका है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गर्दशी कर्जे का हजम 1500 अरब तक पहुंच चुका है। सर्दियों में दर्जा हरारत कम होने पर मुल्क भर में गैस की रोजाना खपत 1.4 अरब क्यूबिक से 4.5 अरब क्यूबिक फीट तक बढ़ जाती है। दूसरी जानिब 3.1 क्यूबिक फीट रोजाना की मकामी गैस पैदावार में सालाना 10% तक कमी रिकॉर्ड हो रही
रही है। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गैस का रोजाना शॉर्टफॉल 8.2 अरब क्यूबिक फीट है। माली साल 2021-20 के दौरान करीबन 5 अरब डॉलर्स LNG इंपोर्ट पर खर्च किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल ये रकम 3.4 बिलियन डॉलर्स थी। यूक्रेन रूस जंग की वजह से दुनिया में LNG एक बहरान की सूरत इख्तियार कर गई है। आलमी निर्ख बुलंद तरीन सतह पर हैं। LNG बरामद करने वाले मुल्कों ने कम कीमत पर किए जाने वाले पुराने मुआहदे मनसूख कर दिए हैं। इसी सबब पाकिस्तान को भी दरामदी गैस की कमी का सामना है। आइंदा साल जनवरी ता दिसंबर दरकार 12 LNG कार्गोज में से हुकूमत एक के लिए भी मुआहदा करने में नाकाम रही है। 41,557 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत के बावजूद पाकिस्तान गर्मियों में बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार रहा, जिसका सबब 50% से ज्यादा प्लांट्स का महंगे दरामदी फर्नेस ऑयल, LNG और कोयले से चलना करार दिया गया। बिजली लोड शेडिंग की बड़ी वजह रिकॉर्ड 2.5 ट्रिलियन रुपए के गर्दशी कर्जे को भी करार दिया जाता है। 2020-21 में एनर्जी इंपोर्ट बिल 91% बढ़कर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 23.32 अरब डॉलर्स रहा। लेकिन इन सब के बावजूद अगस्त में 28,000 मेगावाट खपत के मुकाबले में बिजली की पैदावार 22,000 मेगावाट तक महदूद रही। महंगे होते ईंधन के सबब दुनिया का इन्हिसार मुतबादल ज़राए तवानाई पर बढ़ गया है। सबसे सस्ता जरिया सोलर एनर्जी की पैदावार है, जिसमें चीन 2017 में 130 गीगावाट के साथ पहले नंबर पर रहा, जबकि भारत 13 गीगावाट के साथ छठे नंबर पर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का सोलर एनर्जी पर इन्हिसार सिर्फ 1.6% है। एक अंदाजे के मुताबिक 2030 में पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात में 8 गुना तक इजाफा मुतवक्के है। अगर फौरी तौर पर सस्ते तवानाई ज़राए के हुसूल के लिए कोशिशें ना की गईं तो बहुत कुछ हमारी सोच से ज्यादा हौलनाक हो सकता है। रिपोर्ट आपने देखी, पाकिस्तान इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है वो किस हद तक संगीन हो चुका है और आने वाले दिनों में मजीद कितना शिद्दत इख्तियार कर सकता है। गुफ्तगू शुरू करते हैं। अरशद अब्बासी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान में जब भी बिजली की किल्लत की बात की जाती है तो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की बिजली की पैदावारी सलाहियत ज़रूरत से ज़्यादा है। पाकिस्तान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है या कर सकता है। मेन मसला जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम का है और तमाम तर मलबा जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम पर डाल दिया जाता है। किस हद तक इत्तफाक करते हैं आप इससे? जीशान, बहुत शुक्रिया। आपने जिस टॉपिक की तरफ आज ये बुलाया है ये वो है जो पाकिस्तान की, जिसे कहते हैं कि मायशियत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का जो दारोमदार है वो इस एनर्जी पे। वो कहते हैं एनर्जी जो है ना वो इंजन है इकनॉमिक ग्रोथ का। जिस मुल्क में एनर्जी यानी जिसे कहते हैं ना प्राइमरी एनर्जी, जैसे ऑयल एंड गैस हो गया, और सेकेंडरी जिससे जब ऑयल और गैस इस्तेमाल करके बिजली बनती है, ये दोनों पावर सेक्टर और प्राइमरी एनर्जी ये किसी भी मायशियत का बुनियाद होती है, फाउंडेशन होती है। आज पाकिस्तान जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस या एक माशी बुरान जिसका एक शिद्दत से फेस कर रहा है या दरपेश चैलेंज है हमारा, उसकी बेसिक वजह एनर्जी है। और उसकी बेसिक वजह क्या है? सर्कुलर डेट देखें कितना हो गया, 2400 बिलियन तो पावर सेक्टर में है और तकरीबन कोई 1500 बिलियन इसमें है आपकी गैस सेक्टर में। इशू क्या हुआ है? इशू ये हुआ है कि पाकिस्तान में ऑयल के और गैस के जो ज़खायर हैं वो डिप्लीट होना शुरू हुए, कंजम्पशन जो है वो बढ़नी शुरू हुई है। हमने गैस के कनेक्शन गांव तक देना शुरू कर दिए। किस किस एक एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया। जो पॉलिटिकल टूल इसको इस्तेमाल किया, यानी एक इलेक्शन किसी ने जीतना, जैसे गुजर खान के एक गाँव में गैस है, इवन हमारे मरी में आ चुकी है, वो उसका इम्पेक्ट क्या हुआ? सर्दी में गैस नहीं है। गैस सिर्फ जो बिजली बनाते थे वो जो सस्ती गैस थी, आप कह सकते हैं कि एवरेज हमें $4 या $5 पर MMBTU गैस पड़ती थी, वो हमने कभी पूरी करने के लिए क्या किया? LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस मंगवाना यहाँ पे शुरू कर दी। उसकी कीमत कहाँ है आज? $42 से $44 पर MMBTU मिल रही है। तो एक बात है कि पहली बात है कि हमारी जो मास्टर प्लानिंग कभी भी रही है वो इतनी कम्प्रिहेंसिव नहीं रही। जैसे आपने अपने इंटर में बात की है कि वाकई बहुत सही है, हमारे पास तो अभी 42,000 मेगावाट है और मैक्सिमम जो हम जनरेट सर्दी में कर रहे हैं 12-13 हज़ार कर रहे हैं, गर्मियों में 25,000 से 26,000 से ज़्यादा नहीं कर पा रहे। जो हमारी ट्रांसमिशन आनी चाहिए थी, जो मेन थी 600 kVA की, मटियारी टू इस्लामाबाद, फैसलाबाद
और लाहौर, ये भी कंप्लीट नहीं है वो 600 kVA की जो कि सीपैक पे आनी थी। अब ये पैचेस में सारा काम हो रहा है। अब एक तरफ तो बिजली हम ज़्यादा पैदा नहीं कर रहे, दूसरी तरफ ये जितने जो पावर प्लांट हैं जो ग्रिड में आ चुके हैं, जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं, ट्रांसमिशन नहीं है, तो जनाब हमें उनको कैपेसिटी पेमेंट देना पड़ रही है, वो भी 800 से 900 बिलियन है। यानी देखें चैलेंजेस क्या क्या हैं। और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, स्पेशली हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, जो हमारा बड़ा इंट्रैक्शन भी इनसे होता रहता है। देखिए पाकिस्तान में आज तक जो एनर्जी सेक्टर में जो प्ले हुआ है, ये शायद दुनिया के किसी और मुल्क के साथ नहीं हुआ। आज हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व नहीं है कि हम इवन सोलर पैनल के जो इन्वर्टर हैं वो भी शायद पोर्ट से क्लियर कर सकें। वजह क्या है कि 20 से 22 बिलियन डॉलर आपके सालाना खर्च होते हैं एनर्जी इंपोर्ट पे, जबकि इसी पाकिस्तान में इसी आजिज़ ने 2015 में एक रिपोर्ट लिखी थी शेल गैस की, और बाद में अमेरिका में जाके इसके ऊपर 2-3 महीने काम भी किया था। अमेरिकन कह रहे थे यार यू आर सिटिंग इन द गोल्ड माइन। हमने इसी पाकिस्तान में $9 शेल गैस के ऊपर ऑफर आई ENI की, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त के मिनिस्टर पेट्रोलियम ने ऑफर रिजेक्ट किया। आज $42 भी नहीं ले रहे। पाकिस्तान में गैस की पहले बात करूँ जो कि बेसिक वजह है। पाकिस्तान में जो आया गैस की जो सीप है, वो सीप कितनी, यानी जिसे कहते हैं ना गैस करेक्ट में KPK में उसकी एक बड़ी स्टडी भी की, तकरीबन जी आप कह सकते हैं कि 1 बिलियन क्यूबिक फीट अभी तक ग्रिड में शामिल नहीं कर सके। सही। तीसरी बात है गैस लीकेज जो सिस्टम है हमारे, जिसे UFG कहते हैं, अनअकाउंटेड फॉर गैस है, 4 से 5 बिलियन डॉलर के हम वो ज़ाया करते हैं। ये दुनिया में किसी जगह पे नहीं होता। अब आ जाते हैं सेकेंडरी यानी पावर सेक्टर के ऊपर। पावर सेक्टर के ऊपर देखिए किसी ज़माने में पाकिस्तान के मंगला डैम, तबेला डैम, ये मॉडल दुनिया में पेश किए जाते हैं कि देखिए जी किस तरह एक कंट्री ने अपनी बेस बनाई है। ये जो आपने फिगर दिए हैं ये 1980s में हमारा 65% हाइडल होती थी, बाकी थर्मल होती थी। अब रिवर्स हो गया। जी हाँ। हमने क्या किया कि पहले ये सारे थर्मल पावर प्लांट लगाए, वो IPPI उन्होंने गैस इस्तेमाल की, गैस भी एग्जॉस्ट हो गई। अब दूसरी तरफ जो एक बड़ा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो पैदा हुई वो ये हुई, वो कि क्या हुई कि सोलर दुनिया में बड़ी सस्ती हुई, और फिर होम बेस्ड वो और सस्ती हो गई। शायद मेरे जैसे बंदे ने भी सोलर लगाया, लेकिन 6 महीने लगे इन्वर्टर पोर्ट से क्लियर नहीं हो रहे। अब पाकिस्तान के ये जो चैलेंज है, ये जो एनर्जी सेक्टर की चैलेंज है, वो इस हद तक चले गए। वो कहता है ये एनर्जी सेक्टर मेक अ ब्रेक पाकिस्तानी इकानमी, और इकानमी जाहिर है कि आज किस लेवल पे है। बिल्कुल। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिगर्स ये हैं कि मेरे ख्याल में शायद लहसुन और अदरक के कंटेनर भी क्लियर नहीं कर पा रही। बात कहाँ रुकती है, हल क्या है, कहाँ है? देखिए जीशान, जिस दिन पाकिस्तान में कोई वो माई का लाल कहेगा हाँ मैं इस पाकिस्तान के लिए मैं वाकई काम करूँगा, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इस पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। आप यकीन करें कि हमें बाहर जाने का इत्तेफाक होता है, 2-3 दफ़ा नॉर्वे का हुआ है, वहाँ पे 99% हाइड्रो पावर है। फिर इवन भूटान में ऑलमोस्ट 85% पूरी हाइड्रो पावर है। सही। हमने कभी वो जिसे कहते हैं कि एक्सप्लोर ही नहीं की। फिर एक और बात भी है कि जब हम हाइड्रो पावर यानी पन बिजली की बात करते हैं तो वो खाली बिजली नहीं बनाते, वो फ्लड को भी रोकते हैं और वो आपकी फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं। देखिए ना इसी पाकिस्तान में कितना दुनिया में शोर मचा हुआ जी, क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से फ्लड आए। कौन इनको बताए कि जो डैम्स हैं वो आपके फ्लड को रोकते हैं। बिल्कुल। फिर वो फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं। फिर क्या है कि वो फ्लड को रोकते भी हैं। और फिर एक और बात है, जब हाइड्रो पावर पे आते हैं, पन बिजली की तरफ आते हैं, तो ये जो फोसल फ्यूल, वो जो आपने सुना हुआ है कि जी आज पाकिस्तान में हर बंदा क्लाइमेट चेंज का एक्सपर्ट बना हुआ है, बड़े बड़े बंदे कि जी वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। किससे हो रहा है? जब आप फोसल फ्यूल बर्न करते हैं, जब आप कोयला जलाते हैं, जब आप ऑयल जलाते हैं, फिर आप जो गैस जलाते हैं। और कितने अफसोस की बात है जब ये डेफिनेटली सर, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता है, जो गैसेस पैदा होती हैं माहौल को खराब करती हैं। ठीक है। असद महमूद साहब, ये फरमाइएगा, थर्मल पावर, हाइडल पावर जो है वो हम उस पर फॉर द टाइम बीइंग रिलाय तो कर रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, लेकिन इसमें भी हमने देखा है कि कमी वाक़ई हो रही है। ऑल्टरनेट वेज पर अभी कोई शायद ध्यान नहीं है, उस पर इतना वर्क नहीं किया जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात पावर सेक्टर के लिए हो सकती हैं?
देखें जी, जिस तरह अब्बासी साहब ने जो है वो एक प्लेटफॉर्म सेट किए, उन्होंने डिफरेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है। हम जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस की बात करते हैं तो वो आपकी जो है मोर देन 90% का नंबर आता है कि जी लोगों के पास एक्सेस है ग्रिड की। लेकिन जब आप गैस की एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो द नंबर्स आर वेरी लेस। और इसी तरीके से बेशुमार जो आपके जो हैं जो कभी ग्रिड के साथ कनेक्ट ही नहीं हो सके गैस नेटवर्क के साथ, तो उधर वो उनके लिए गैस का होना या ना होना गैस पाइपलाइन में इट्स इक्वल फॉर देम, और उनके लिए वही दुश्वारियाँ हैं जो गैस अब जो गैस के पाइपलाइन वाले जो कंज्यूमर्स हैं जिनको गैस नहीं मुयसर होती, तो कुछ बहुत सी जगहों पे जहाँ पर आ ही नहीं रही तो उनको फेस करनी पड़ रही। तो मैं लफ्ज़ इस्तेलाह इस्तेमाल करना चाहूँगा यहाँ पर एनर्जी। आप पावर का टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग जो कि हमारे डिफरेंट इदारों को मिल के बैठ के देख के उसको प्लान करने की ज़रूरत थी, वो एक हमारा एक नेगलेक्टेड पार्ट रहा है। और अगर इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग प्रॉपर जो है सारे सूबे और वफाक और सारे इदारे बैठ के उसको मनो ऑन व्हाट टू डू, एंड बिकॉज देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट सोल्यूशन एट द मोमेंट। पावर सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी से के अलग हैं सेट ऑफ सॉल्यूशंस। जब आप गैस की हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अभी विंटर सीज़न है और विंटर में आपको पता है कि गैस हम सर्दियों में जाके बिजली के इश्यूज़ में, गर्मियों में बिजली के इश्यूज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, और लोड शेडिंग्स, प्रोलॉन्ग्ड आवर्स अब भी चल रही हैं बहुत सी एरियाज़ में। और जब हम सर्दियां आती हैं तो गैस की शॉर्टेज और उसके ऊपर काफ़ी अरसे से, जबकि हमें पता है कि गैस के डिप्लीशन ज़राए जो हैं वो सालाना तौर पे बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। तो स्ट्रेटजिकली सबसे पहले तो यही है कि अगर लोकल रिसोर्स नहीं है तो हमें जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उन एक बड़ी अच्छी पिछले दिनों भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बात चल रही थी कि हमें जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को जियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से इंसुलेट करना पड़ेगा। और जो हमारे पास करीब तरीन सोर्सेज हैं, जिस तरीके से बात भी चल रही है हुकूमती सर्कल्स में कि जो अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ डीजल जो कि इकोनॉमी का पहिया चलाता है, तो वो आप अभी रशियन जो कंट्री जो उनके डेलीगेशन ने आना है और बड़ी अच्छी एक नवीद सुनाई गई। सिमिलरली गैस साइड पे देखें तो करीब तरीन ईरान के साथ आपके प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगेन कतर के साथ लॉन्ग टर्म डील हुई होती। अब पीछे जाके माजी के झरोकों में अब यू कैन नॉट डू द उनको जो हो चुके मामला जो मिस बोट हो चुकी हैं वहाँ करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जा सकते। लेकिन मैं इस बीइंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रैक्टिशनर ये चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि जो एंड यूज़र है, हम लोग भी हैं, एवरीवन इज़ एंड यूज़र, आप भी हैं, तो सेविंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेटर दैन जनरेशन ऑफ 3 और 4 यूनिट्स, क्योंकि हमारी जो T&D लॉसेस हैं। तो आज के दौर में अगर उसको रैशनलाइज कर लिया जाए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया जाए, इस पर मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, उस पर बात की जाए, तो वो कम से कम एक आम आवाम और सबको पता लग जाए। अगर गैस के हवाले से लोड शेडिंग शेड्यूल भी आ रहे हैं तो ज़्यादातर लोग इरिटेट होते हैं कि कब गैस आएगी और जाएगी, तो ये फिक्स्ड टाइमिंग्स और इस पे बाकायदा इसकी अवेयरनेस एग्रेसिव कर दी जाए तो लोग अपने आप को अडेप्ट करेंगे और उनको रोशनास कराया जाए कि क्या इश्यूज़ हैं। ऑल दो गैस कंपनीज़ ने अभी LPG सिलेंडर्स उसके लिए ऐड दे दी है, लेकिन पहले आइए पहले पाइए की बेसिस पे, लेकिन उसमें फिर आपके जो इस्तेमाल उसका जो LPG के जो जेट्स होते हैं आपके चूल्हों के अंदर उसका इस्तेमाल, तो बुनियादी तौर पे देखा जाए तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसके स्टैंडर्ड्स, चीज़ों की टेस्टिंग की लैब्स का ना होना पाकिस्तान में, बात तो यहाँ से शुरू होती है। जब आप प्रॉपर टेस्टिंग के साथ इक्विपमेंट्स आए होते तो फ्यूचर प्लानिंग को पता होता है कि किस तरीके से डिमांड आपकी आएगी। जिस तरीके से हमें पता है कि हर साल एक 10 लाख से ऊपर AC आ रहे हैं पाकिस्तान में, 15 लाख 1.5 मिलियन से ऊपर आपकी रेफ्रिजरेटर्स मार्केट में आ रही हैं, तो यू कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फोरकास्टिंग। एंड एक और जो चीज़ा नुक्ता जो मैं ज़रूर रखना चाहूँगा इब्तिदा में, वो है कि आपकी गैस की प्राइसेस फिक्स्ड हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी जो गैस पाइप नेटवर्क हैं और बड़े एलीट एरियाज़ जो हैं जो कि जहाँ पर अभी गैस आ रही है, दे आर गेटिंग गैस एट, आप ये समझिए कि वो ₹121 पर MMBTU, जो कि 5 से 6 रुपये पर kg बनता है। और यही एक आम बंदा जो आम गरीब जो है सिलेंडर्स पे जा रहा है, उसके लिए वही जो है 200-250 रुपये पर kg तक की गैस की जो फैक्टर आता है। तो आप एक तंदूर जो एक नेचुरल गैस पे चल रहा होगा पाइप के ऊपर और एक LNG LPG सिलेंडर पे चलेगा, तो डेफिनेटली प्राइस में फ़र्क तो आएगा। तो हमें प्राइस के ऊपर थोड़ा सा डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, कुछ मैटर्स को ऑर्गेनाइज टेकिंग एक्शन। तो इन ए नटशेल ये कुछ
और पाकिस्तान में हर बंदा, हर तबका एनर्जी पॉवर्टी का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि उसके जो कीमत खरीद जो है उसकी इस्तात जिस तरीके कुछ से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिव्यू किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अभी जिस तरह से बात की असद साहब ने कि रूस से हम खाम तेल और गैस ख़रीदने की बात तो कर रहे हैं, इस हवाले से जो है वो एक डेलीगेशन भी मुतवक्के है कि वो जल्द दौरा करेगा। मुस्तदिक मलिक साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, इस हवाले से उन्होंने जिक्र किया, क्या इम्पैक्ट होगा उसका अगर हम बात करें अपने इंडस्ट्री सेक्टर की, क्या इम्पैक्ट होगा? और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो उसमें कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को? आपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब आप रूस से मंगवाएं, और जाहिर है गैस तो वो अभी दे भी नहीं रहे हैं, और जो उन्होंने फरमाया है कि हमें ये कम नरखों पे मिलेगी, 60 बैरल का तो G20 ने भी ऐलान कम अगर रशिया बेचेगा तो फिर हम जो मुल्क खरीदेंगे उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। तो ये एक बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है, मगर कितना फ्रेट पड़ेगा रशिया से मंगवाने में? अगर हमें गैस की तो बहुत इस वक्त जरूरत थी, मगर वो तो मिल नहीं रही, रह गई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर हमने इतनी हैवी टैक्सेशन की हुई, अभी 50 रुपीज तक तो हमने देखा कि उसके ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी थी वो लगा दी गई है। फिर IMF बहुत जोर दे रहा है, इसलिए वो आ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी चूंकि आपके अहदाफ पूरे नहीं हो रहे हैं FBR के, तो आप 17% इसके ऊपर सेल टैक्स भी लगाएं। मेरा ख्याल है कि अगर हम रशिया से सस्ती लेने में कामयाब भी हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो फौरी तौर पर IMF की तरफ से ये मुतालबा आएगा कि अब आप इसके ऊपर 17% सेल टैक्स भी आयद करें, और फिर इसकी प्राइस में कोई खास फायदा आवाम तक नहीं हम पहुंचा सकेंगे, क्योंकि हमारी हुकूमतों को कभी ये ख्याल नहीं रहा कि हम इतने हाई रेट ऑफ टैक्सेस जो हमने रखे हुए हैं, और इंपोर्ट स्टेज के ऊपर भी आप देखेंगे फ्यूल प्रोडक्ट्स पे कितना टैक्स है, फिर उसके बाद मैंने पेट्रोलियम लेवी का जिक्र किया, अभी 17% GST लगाने का भी बहुत ज़्यादा दबाव है। तो अगर हमने अपने इस निज़ाम को बेहतर किया होता, एनर्जी के मसाइल के अंदर इस्लाहात, जो हमारा शोबा पूरा है रिन्यूएबल की तरफ तवज्जो दी होती, और ये चले अब पीछे नहीं दी तो आगे भी इसके कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना विंड को, ना अपनी हमने सोलर पावर को, ना हमने अपनी पन बिजली के जो हमारे थे, किसी जगह भी हमें जब हम देखते हैं तो पीछे ही की तरफ जाने का रुझान मिलता है। मगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में तो आने वाले दिनों में अगर दुनिया में सस्ती भी हुई और हमें रशिया से अगर बहुत अच्छी कीमत पर भी मिली, तो इन टैक्सों के निज़ाम की वजह से और फ्रेट की वजह से मुझे नहीं किसी बात के बहुत ज़्यादा उम्मीद कि कोई बहुत बड़ी रिलीफ लोगों को मुयस्सर आ सकेगी। और जाहिर है कि अगर हमारा जो ऑलरेडी हम दुनिया में हाईएस्ट हमारा जो है वो तवानाई की कॉस्ट है, और इसी की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होती, कि अगर आपका जो मेन जो मुल्क अपने तवानाई के शोबे के अंदर सिक्योरिटी पैदा नहीं करते हैं, और फूड के अंदर जाहिर है उनके लिए तो फिर नेशनल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मसला और चैलेंज होता है। तो मेरा ख्याल है कि बुनियादी इस्लाहात किए बगैर हम चाहे कुछ भी कर लें, और उसमें टैक्सों का निज़ाम बहुत अहम है, मगर हम अपने टैक्स के नंबर इस तरह बढ़ाना चाहते हैं कि ग्रोथ ना हो मगर नंबर 21-22% बढ़ जाए। अब इन्फ्लेशन देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस का भी है। हम कैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस को नीचे लाएंगे, क्योंकि हम तो एक बहुत बड़ी इंपोर्ट मार्केट है इसमें, और हम कुछ भी कोशिश कर लें, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम एडवांस सौदे कर सकें। गैस की देख लीजिए हालात, जब बहुत सस्ती थी हम खरीद नहीं पाए हैं। अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना हम चाहते नहीं है, जहाँ पे हम इंडिजिनस और लोकल टेक्नोलॉजी, बहुत अरसा आपने देखा होगा छोटे छोटे स्मॉल इज ब्यूटीफुल डैम बने, लोगों ने गोबर गैस बनाई, गार्बेज से गैस जो है वो बिजली पैदा की। इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की तरफ तो हम गए ही नहीं है, अपनी रिसर्च तो हम करना ही नहीं चाहते, अपनी तो तहकीक हमारे जहन में है ही नहीं। तो इस हालात के अंदर सवाए इसके कि हम और अपनी इंडस्ट्री को और अपने जो लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाए, मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती बेहतरी। ठीक है, ज़फ़र मोती साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त मुल्क भर में एनर्जी कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके मुकाबले में डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क बहुत ज़्यादा आ चुका है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जी ज़खायर में तेज़ी से कमी वाक़ई हो रही है, लेकिन कोई अल्टरनेट ज़रिया हमने कोई ऐसा मुस्तकिल नहीं ढूंढा। LNG की बात की जाती है, लेकिन चूंकि इस वक्त पूरा यूरोप LNG पर डिपेंडेंट है, तो उसका उसूल भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो चुका है, मज़ीद कुछ होने जा रहा है। कितना आप देखते हैं कि इससे इंडस्ट्री सेक्टर अफेक्ट होगा? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी हम जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, हम जो कैपिटल मार्केट के लोग हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठते हैं, जो ये सब कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, जो वो उनको थरथड़ी आ रही है
कि इतना खतरनाक लेवल पर हमारा एनर्जी का क्राइसिस बढ़ने का है कि वो मुझे याद आता है कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गैस निकल रही थी, सुई गैस की, तो मेरी परदादी अपना चूल्हा बंद नहीं करती थी, वो उसको ऑन रखती थी माचिस बचाने के लिए। अब ये हाल है कि ये गैस का क्राइसिस आ गया है, अपनी जमीन के ना नीचे कोई चीज रह गई है, ना ऑयल रह गया है, ना गैस रह गई है, ना जमीन के ऊपर हमारी फूड सिक्योरिटी रह गई है। और अपने को जो गैस से चीजें बनती हैं जैसे खाद है, फर्टिलाइजर है, उसमें भी क्राइसिस आ रहा है। तो हमारी जो प्रोडक्शन है फूड की सिक्योरिटी की जो थी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। कोई देख नहीं रहा है, कोई इस परेशानी को देख नहीं रहा है कि एक टाइम था कि 75% हम इंपोर्ट करते थे ऑयल और 25% पाकिस्तान की जमीन के अंदर से निकलता था। अभी नई रिपोर्ट आई है जो लास्ट मिनिस्टर थे कि अब हम 95% इंपोर्ट पर हैं ऑयल के। जो मंगला डैम और जो बने थे डैम, तरबेला डैम, उसकी तो ड्रेचिंग भी नहीं हुई है कितने सालों से, और वो उसकी जो अफादियत थी वो खत्म हो रही है। गैस का क्राइसिस ऑलरेडी शुरू हो गया है। ये तो आप समझ लें कि ये स्टार्टर है, अभी तो कहते हैं ना पिक्चर बहुत बाकी है, वो अभी है। अभी आपके लिए एलएनजी का क्राइसिस आएगा। अभी ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है कि उस जगह पर गैस दी जा रही है जहां पर वो कोई इंडस्ट्री नहीं लगी हुई, जहां पर वो कोई प्रोडक्शन नहीं है, जहां से वो कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज नहीं बना रहे, वहां गैस दी जा रही है पॉलिटिकल वजह से। और जहां देनी चाहिए, जहां इलेक्ट्रिसिटी देनी चाहिए, जहां साइट जैसे कराची का है, फैसलाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है, टेक्सटाइल सेक्टर है, उधर नहीं दी जा रही। तो ये तो आप समझे कि आपका एक्सपोर्ट भी खत्म हो रहा है और आपका इंपोर्ट की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। इंपोर्ट के लिए आपका एसेंशियल आइटम लेने के लिए भी अब व्हीट के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये बातें अब हो रही है कैपिटल मार्केट में भी, कराची में भी। और जो हम लोग का इतने सालों से हमारी कम्युनिटी जो थी ना, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बचाने, गैस बचाने की कोशिश में होते थे। तो हमें हमारा एक जोक बनता था कि भाई ये देखो हर वक्त बत्तियां बुझा रहे होते हैं ये कम्युनिटी। आज ये देखें ये क्राइसिस इतना है कि ये बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि भाई मार्केटें रात को लेट तक नहीं कराओ, बार बार कह रही है कि कंजप्शन कम रखो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, सब अपनी मस्ती में मस्त है। बार बार ये अगर खुदा ना खास्ता बैंक्रप्सी हुई, अल्लाह ना करे, तो आप ये श्रीलंका की बैंक्रप्सी भूल जाओगे, क्योंकि श्रीलंका की बैंक्रप्सी है 2.5 करोड़ अवाम पर, हमारी बैंक्रप्सी है 25 करोड़ अवाम पर। इतना सा मुल्क है और 25 करोड़ अवाम है, उसका तो आउटकम ही समझ नहीं आएगा कि कहां से क्या हुआ और कहां से क्या हुआ। या तो किल्लत ऐसी आएगी कि फूड शॉर्टेज के लिए राइट्स भी हो सकते हैं जैसे अफ्रीका में होते थे। तो ये सब इंटरलिंक्ड है, ये जो सर्कुलर डेट है ये भी इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के गले पकड़े हुए हैं। सुई साउदर्न ने, के इलेक्ट्रिक ने, सुई साउदर्न ने, फिर उनके एमडीज के ईगोज अलग अलग हैं। उनकी कंपनियां, जिसकी कंपनियों के हम शेयर होल्डर होकर भी यूज्ड टू बी प्राउड कि हम नॉर्दर्न शेयर के। ज़फर मोती साहब, ये सर्कुलर डेट की आपने बात की है, अरशद अब्बासी साहब मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा, लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से सर्कुलर डेट में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और हमने देखा कि इसमें इजाफा होता चला जा रहा है, इसमें कमी वाक़ई नहीं हो रही है। गैस के शोबे के सर्कुलर डेट की अगर मैं बात करूँ तो जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं 3 साल के दौरान वो 350 अरब से बढ़कर 650 अरब तक पहुँच चुका है, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन का ये कहना है कि सर्कुलर डेट 1500 अरब तक है। इसकी वजह क्या है सर? इसका हल कोई मौजूद है हमारे पास? जीशान, बात इसमें ये है कि जो स्पेशली आपने जो लाइन लॉसेस की बात की है, तो मेरे ख्याल में 2014 और 15 में 2 साल कंसेक्टिव एक कम्प्लीमेंट्री जितनी जो वापडा की सब डिवीजन है इंक्लूडिंग के इलेक्ट्रिक, इसकी मैपिंग बड़ी करके दी मिनिस्ट्री को। कम्प्लीमेंट्री यूनिट्स आ गए थे और वो अभी भी एशिया में एक मॉडल है। अब इसका हल क्या था? मेरे ख्याल में अगर कोई सीरियस हो, अगर जिसे कहते हैं, देखिए बात है ऑनरशिप की, हम ये 2 महीने के अंदर हम इसको हाफ कर सकते हैं। वो भला कैसे? वो प्रपोजल दी थी कि देखिए कोलंबिया में, महाराष्ट्र में, इवन उड़ीसा में, दिल्ली में उन्होंने क्या किया कि जितने भी जो लाइन लॉसेस थे उन्होंने इसको आउटसोर्स कर दिया और 50% रिकवरी हो गई थी। और इवन मैंने खुद फाटा में काम किया 1 साल, पता है, और बताऊँ कि फाटा में कोई बंदा बिल नहीं देता, लेकिन वो पे एक कंसेंसस डेवलप किया था कि अगर ये आउटसोर्स कर दें तो ये लोग बिल दे देंगे। तो ये एक बिल्कुल मैकेनिज्म मौजूद है, हम 2 महीने में कर सकते हैं। वो तीसरा, आपके सामने वो आई विटनेस बंदा बैठा हुआ कि जब मैं चाइनीज गवर्नमेंट का एडवाइज़र था तो चाइना में 16 लाख मेगावाट बिजली बनती है और लाइन लॉसेस 3% है। तो पता चला क्या है जी, एक्चुअली वो स्मार्ट ग्रिड है कि एक मोबाइल पे डाटा आता है, लेट्स से कि तबेला डैम से लेके आपके घर तक जो मोटर की बिजली है
वो कितनी कितनी आती है। यहाँ पे वो लोग आए और यहाँ पे अगर गूगल भी कीजिएगा तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ लोगों से मुलाकात भी हुई कि देखिए ये लाइन लॉसेज आपकी जो 2 से 3 बिलियन डॉलर है, इसको ऐसे कीजिए, हमें आप 40% पे हमें दे दें। 40% का मतलब ये है कि हम रिकवर कर लेंगे 10 साल के लिए, इस्लामाबाद को मॉडल कर देंगे, लेट्स मेक अ डील, आपको तो एक पैसा नहीं लगेगा। लेकिन बात एक वो कहते हैं ना पंजाबी की, वो आई थी सामने बात की जी सानू की लबेगा, ये बात बड़ी सही बात है। एक दूसरी यहाँ पे सारे साहिबान बैठे हुए हैं, एक बात अर्ज कर दूँ मेरी इस प्रोग्राम के बाद, एक गूगल कीजिएगा, एक रिपोर्ट है हेल्प हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन असेसिंग पॉलिसी, मैंने और कम से कम 20 पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस टॉप के एक्सपर्ट्स ने हमने कहा है कि हमारा जो एरिया पाकिस्तान में वो 45% एक्सप्लोर हुआ। अभी हमने नास्पिरिस्तान, कोलू, राजस्थान, रन ऑफ कच्छ उधर तो गए ही नहीं है जी। और यकीन कीजिए कि उसी रिपोर्ट में ये बड़ा क्लैरिटी में है कि राजस्थान में जो तेल हमारे बॉर्डर से 600 मीटर पे जो दूर निकाल रहा है वो 2.25 लाख बैरल निकाल रहा है, 2 लाख बैरल। और हमने वो सारा बहरहाल वो जिम्मेदारानों के पास पहुंचा, वो जो जिम्मेदारान थे, वो जो लोग थे, उनको भी कहा कि देखें लिसन, आपके प्रोग्राम में एक बात कह दूँ, उन्होंने ये भी कहा कि देखें एनर्जी सिक्योरिटी, फूड एंड वाटर एंड इकनॉमिक, ये दुनिया में अब नेशनल सिक्योरिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। 2007 में अमेरिका में 387 पेजेस का बिल आया था कि एनर्जी सिक्योरिटी विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद वो शेल आई, LNG बनी, ठीक। लेकिन ये बात अभी तक किसी को समझ नहीं आई, वो भी हो रही है, डिस्कशन हो रही है। अब देखें ना, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। एक और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी, और अगर जब तक हम इन 4 शोबों को अलग इनसे नहीं करेंगे, देखिए एक और बात कर दूं, यहाँ पे हम रिक्शा की बात कर रहे हैं, क्या किसी को पता, मैं कल का डाटा बताता हूँ, कल 40 लाख लीटर पेट्रोल ईरानियन बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर हुआ। परसों 65 लाख लीटर डीजल पाकिस्तान में एंटर हुआ। आपने सुनते खबरें कि जी डीजल पकड़ा गया, जी हाँ। जबकि इसी ईरान से ऑयल स्मगल होके इंडिया जा रहा है। ये एक और लंबी चौड़ी कहानी है। इसी ईरान से उन्होंने रिलैक्सेशन ली है और टर्की में गैस पाइपलाइन जा रही है, हम रशिया जा रहे हैं। देखिए हमें हमारी जो डिप्लोमेसी इसमें है वो भी इंतहाई पुअर के आप समझे कि ना होने के बराबर है। देखिए बात है सच, सही बात करनी चाहिए। क्या इस दुनिया में कभी सोचा है, एक फार्मासिस्ट हमारा मिनिस्टर पेट्रोलियम है, यार खुदा के वास्ते, हमारा दोस्त है, जानने वाला है, किसको किस जगह लगाया हुआ है। और एक और बात बताऊं, जरा सुनिए जरा बात है। मैं नंदीपुर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैं था, जिस बंदे को मेरे में जेब में होना चाहिए वो आपका सेक्रेटरी पेट्रोलियम है। कहते ना इट्स नॉट अ सिस्टम, इट्स द पीपल हु मैटर। आपने किसको क्या लगाया हुआ है, जब वो लगाएंगे तो ये रिजल्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा, पाकिस्तान में बड़े बड़े काबिल लोग भी हैं और भी हैं। कौन है माइका लाल, कौन दिल पे हाथ रख के कहेगा कि मैंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कौन कहता मैंने आइन की पासदारी की है, कौन कहेगा कि मैंने हाँ अल्लाह के सामने जान देनी है और इतने लोगों का, ये जो 222 करोड़ हैं, इनकी खैर ख्वाही का, इनकी बेहतरी का सोचना है। देखें ये सब बातें, मैं शायद 2 साल नैब में भी रहा हूँ, ये जितनी जो आपकी सामने बातें, ये दिस इज ऑल द पेड कंटेंट। कभी इनके दिल चीर फाड़ के देखिएगा, ये इसके लिए गुलबाशन नहीं है, ना मोदी है, ना वहाँ से कोई इसराइल का बंदा है, ये हम ही हैं, हमारे में से यही चेहरे हैं, इन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। मैं बात ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, देखिए ना तो ये मिडिल ईस्ट है, ना ये अफ्रीका है। यहाँ 1.5 लाख मेगावाट हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, यहाँ सोलर का है, यहाँ देखिए इस मुल्क पे पोटेंशियल देखिए क्या क्या है। देखिए मैं 3 साल एडवाइजर हूँ गवर्नमेंट ऑफ चाइना का। मुझे चाइनीज हमेशा कहते हैं यार देखें, बात करना चाह रहा था कि IPP से जो है वो मुआहदे किए गए थे, उसमें कितनी शफाफियत थी। ये जो सर्कुलर डेट की जब हम बात करते हैं तो आप समझते हैं कि इसमें इसका किरदार जो है इसमें है सर्कुलर डेट के बढ़ाने में, इसी की वजह से मुश्किलात का सामना है। ज़ीशान आप तो IPP पे तो सब लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। आज मैं ज़ुबान खोलने लगा हूँ,
मैंने सीपेक के प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया था। ज़रा चेक कीजिएगा कि सीपेक ने जो हमारे 2 हाइड्रो पावर हैं करोट एंसो की किनारी, इस पे हमें ईपीसी कास्ट क्या थी और अफ्रीका में एथोपिया में इन्हीं चाइनीज़ ने क्या दिया है। ज़रा चेक करें कि सोलर पार्क बावलपुर में क्या रेट दिया चाइनीज़ ने। देखें कसूर उनका नहीं है, ये पहले बताओ, ये बायर का है। हमें विंड प्रोजेक्ट किस रेट से लगे हैं और फिर कोल जो लगे हैं हमारे ये 4, एक साहिवाल के आपको और दूसरा बिन कासम पे, ज़रा चेक कीजिए कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। 31-20% आज आप लाहौर में बैठे हुए स्मॉग आई हुई है, क्या कोल ये ज़रा देखिए इनकी एफिशिएंसी क्या है, 32-33%। बात है सच, ये साइंस है, ये एक इंजीनियरिंग है, इसमें एक डेफिनेट जवाब होता है। इट्स नॉट अ पॉलिटिक्स। ये आपको पता है कि गाड़ी कितना फ्यूल लेती है और कितना कवर करती है, माइलेज देती है। कभी किसी ने चेक किया ये रिपोर्ट? उस वक्त अरबाब इख्तियार को भेजा था कि देखें, बेशक वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती हमने इसको कैसे इंटरप्रेट किए, हमारे लिए ये भी एक डेट ट्रैप है। ये देखें, ठीक है, मैथ की बात करते हैं, हम साइंस की बात करते हैं। ये ऐसे ही है कि मेरा कमाल नहीं, मैं तो वो एक जिसे कहते हैं ना एक्सरे सामने आया, हमारे रिपोर्ट पढ़ के बता दी कि ये है। ये आज तक बात नहीं करती, लेकिन यहाँ लोग दावे करते ये 13,000 मेगावाट किया और आपने किस रेट से की है। आप जरा चेक करें कि ये जो कोल पावर प्लांट लगे हैं, ये पहले हमें 4-5 पे वाकई एनर्जी कास्ट को ऊपर था, आज ये 28 पे के पड़ रहे हैं। ऐसा ही है। फिर इसी आजिज़ ने कहा भाई ये जो कोल आप प्रोडक्शन कॉस्ट सर सबसे ज्यादा अहम है, इसको मद्देनजर रखा जाना चाहिए। एक्चुअली कास्ट ऑफ जनरेशन, यानी ये हमारे भाई ने असद ने जो बात की, हमारी जो सप्लाई साइड के कभी पावर प्लांट की एफिशिएंसी देखें तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन इज़हान पता है इसी पाकिस्तान को अगर आप कोई 5-10 साल के लिए कुछ ऐसे क्रेडिबल लोगों को हवाले कर दें, इंक्लूडिंग द जुडिशरी, देखिए मैं बात सच कहूँगा, देखिए ये पीस कैसा ठीक होता है। यहाँ सब कुछ सर मसला तो सिर्फ यही है ना कि ज़ाती मफादात बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते जाते हैं। असद साहब, ये प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर हम पाकिस्तान में मैंने बंदा नहीं देखा आज तक। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। मैं आखिरी बात कर मैं जाऊँगा, मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा पाकिस्तान में कि जो पॉलिटिशियन जो कहे कि हाँ मैंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया है। अलमिया तो यही है सर, किसने हाथ नहीं मारा। ठीक है असद साहब, प्रोडक्शन कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, जब भी कोई मंसूबा लगाया जाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट को मद्देनजर रखा जाता है। हम अभी जिन मंसूबों का जिक्र कर रहे थे, बासित साहब, साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट हो या इसके अलावा जो है वो हम बात करें कायदे आज़म सोलर पावर की बात करें, मंसूबा लगाया गया, प्रोडक्शन कॉस्ट को गालिबन जो है वो सामने नहीं रखा गया और इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो एंड यूज़र पर आता है। इस हवाले से मुझे बात करनी है असद साहब से, लेकिन अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सवाल रखेंगे असद साहब के सामने, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। असद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जब मंसूबे लगाए जाते हैं तो उस वक्त प्रोडक्शन कॉस्ट को मद्देनज़र नहीं रखा जाता और उसका एंड यूज़र उससे बहुत ज़्यादा फिर इफेक्ट होता है अल्टीमेटली। क्या वजह है, ये प्रायोरिटीज़ में चीज़ें क्यों नहीं आती? जब ये प्लान की जाती हैं चीज़ें तो उस वक्त सबको सामने नहीं रखा जाता और बाद में लगता यूं है कि अनप्लान्ड तरीके से ये सब कुछ इख्तिताम को पहुंचा है। क्या कहेंगे? इसके डिफरेंट अनासिर हो सकते हैं जी, और डेफिनेटली जो है एक पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जो है ना एक जो है कमी का सामना दिखता है इस तरह के मामलात में। लेकिन बाद दफ़ा हालात वाक़यात के पस मंज़र में देखा जाए तो मुल्क की सूरत हाल या सिक्योरिटी की सिचुएशन जिस तरह चल रही थी, तो उन दिनों में इन्वेस्टर्स का आना और पाकिस्तान में आके प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए डेफिनेटली कुछ आप उनको जो है अट्रैक्टिव रिटर्न्स इन द टर्म्स ऑफ जो है रिटर्न्स उनको दिखेंगे तो उन्होंने आके इन्वेस्टमेंट करना थी। और जो पावर प्लांट्स और ब्रेक थ्रूज आए हैं आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से और बाकी जो आपकी सप्लाई एंड डिमांड को पूरा करने के लिए जो इमीडिएट स्टेप्स हो सकते थे, उस वक्त के हिसाब से उस वक्त के पस मंज़र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं फेवरेबल कंडीशंस लगती थी। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी का फुकदान है और बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंजीनियर्स कम्युनिटी और बाकी प्रोफेशनल कम्युनिटी एज वेल, तो आई थिंक देयर आर वेरियस वेज टू रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज़ नाउ। और उसमें जो है एक बुनियादी रोल अदा करने की ज़रूरत है
यूथ ऑफ पाकिस्तान को, इंजीनियरिंग कम्युनिटी को, एनवायरमेंटलिस्ट को। और क्योंकि अगेन जिस तरह मैंने कहा था कि एक नुस्खा नहीं है जो अच्छा साहब, जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं पूरी दुनिया को, और उसी के नतीजे में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अल्टरनेट वेज ढूंढ रही है दुनिया। पाकिस्तान इस सिलसिले में कहाँ स्टैंड कर रहा है? जी, पाकिस्तान का जिस तरीके से अभी कॉप भी हुई है और उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग जो हैं जो लीस्ट पोल्यूटेंट कंट्रीज़ में अगर कार्बन एमिशंस फुटप्रिंट को देखा जाए तो शुमार होता है, लेकिन वल्नरेबिलिटी के हवाले से देखा जाए या उसकी जो शिद्दत है जो आपकी मौसमियाती तब्दीली की, उसके टॉप 10 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का शुमार होता है उस कंटेक्स्ट में। तो जिसमें जो आपकी पोल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन है, अगर एनर्जी के हवाले से बात करें तो ख़ास तौर पे उसका एक इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को ख़ास तौर पे अगर हमारी लोकल नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ उनको कोशिश कर रही हैं कि उन कानून के जो है इख्तियारात को यूज़ करते हुए किसी तरीके से जो अभी भी आपकी जो पोल्यूशंस के असबाब हैं उसको ख़त्म किया जाए, और कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी आई हैं। लेकिन अगेन ये चीज़ है कि हमें इंटरनेशनली और रीजनल कंट्रीज़ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। आपकी बेशक एक गाड़ी अगर है तो वो एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही होगी अगर एमिशन उसकी, लेकिन अगर एक गाड़ी की जगह पे अगर 100 गाड़ियाँ इकट्ठे यकमुश्त एक ही वॉल्यूम में आपकी एमिशन फ्लू गैसेस थ्रू करेगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस वजह से एक दीनी तौर पे भी कहा जाता था कि आप सिटीज़ को नए नए शहर आबाद करें और हर जगह को अलग अलग रखें ताकि वबा जब फैले तो उसका मैसिव इम्पैक्ट ना आए। सिमिलरली पोल्यूशन भी एक चीज़ है ऐसी कि जो कि रैपिड जो अर्बनाइजेशन और आपके जो वहाँ पर एक नेचुरल रिचार्जिंग सिस्टम है वो जब आपको वक्त नहीं जब वो रिफ़्रेश नहीं होता पूरा सर्कल पूरा साइकिल, तो आपकी जो आपको स्मॉग और ये जो शिद्दत दिखती है मौसमी की, और जो कि हदूद जिसकी मतलब कोई बॉर्डर्स नहीं है, क्रॉस द बॉर्डर इट कैन फ्लोट एनीवेयर जी। तो इट कुड बी कंट्रोल्ड मिटिगेटेड जो एंड यूज़र्स हैं, चाहे वो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं आपके फार्मर्स या बाकी आपके जो चिमनियाँ हैं या ऐसे जो पोल्यूटिंग जो भी गैजेट्स हैं आपकी मशीनरियाँ हैं उसको कम से कम उसकी पोल्यूशंस को किया जाए। और जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर वो खुद नहीं करेगी तो इंटरनेशनल बाइंडिंग्स आती जा रही हैं कि आपने अपनी कार्बन एमिशंस को डिक्लेयर करना है, कितनी कार्बन एमिट किया आपने 1 kg ऑफ फाइबर बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने सर, के लिए। इस हवाले से इक़दामात की ज़रूरत है, ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है उसको खुद भी इस हवाले से सोचना चाहिए। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से LNG की जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, नतीजतन उसकी कीमतें भी बढ़ गई। इस वक्त जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो LNG पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए LNG का हुसूल कितना मुश्किल हो जाएगा और अवाम के लिए फिर कितना बोझ पैदा होगा इससे? देखिए, इस पाकिस्तान के पास तो कोई इस वक्त हमें ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हम LNG हासिल करने में कोई बड़ी कामयाबी हासिल करें, क्योंकि एक तो आपने खुद भी फरमाया कि इस वक्त आलमी सतह के ऊपर LNG की जो कीमत है और यूरोप पे उसकी डिपेंडेंस की वजह से वो उसकी दस्तयाबी है, मगर हमारे पास तो उसको फंड करने के पैसे भी नहीं है। अब इस वक्त जो हमारे रिजर्व्स हैं, जो हमारी इस वक्त माशी सूरत हाल है, वो इतनी नाजुक हो चुकी है कि अगर सस्ते ज़मानों में हमने कोई प्लानिंग नहीं की और उसको हासिल नहीं किया तो फ्यूचर तो और भी मुश्किल होता जा रहा है। जी, आम तौर पर जो हमारे यहाँ बाद इंतज़ामी, बाद नवानी और ये सारी बातें होती हैं, इसका ताल्लुक हमारे जो गवर्नेंस के ढांचे से भी है, क्योंकि वही लोग बार बार हमारे यहाँ मुझसे होकर आते हैं जो इन मसाइल से कई सालों से गुजर रहे हैं। वो आते हैं, वोट लेते हैं इस नाम पर, फिर जब उनको हल करने की बात आती है, जितने भी एक्सपर्ट बैठ जाए, मेरे ख्याल में एनर्जी के ऊपर तो और तवानाई मुबादल इसके जो भी है इसके ऊपर इतनी बहस और इतना लिटरेचर लोगों ने प्रोड्यूस किया, मगर क्यों होता है कि हम वो इक़दाम नहीं ले पाते? यकीनी तौर पर आफ्टर ऑल अगर आप एक खास जो हमारे इंतजामी ढांचा है उसमें एक खास तरीके से ब्यूरोक्रेट सिलेक्ट हो, वो अगर वहां बैठ जाएंगे जिनको कोई एक्सपर्ट्स कहना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो काम ही प्रोफेशनल्स का है, मगर हमने इंतजामी ढांचा प्रोफेशनल्स की बजाय उन लोगों के सपोर्ट किया जो मुकाबले का इम्तिहान देकर आते हैं और फिर सेक्रेटरी बन जाते हैं। मगर एनर्जी का मसला हो या कोई और मसला हो,
सबसे बड़ी बात है कि आपकी किटी में पैसा ही नहीं है। जब आपके पास सेविंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर ये सारे मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बुनियादी मसाइल जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, और हमारी जो तवानाई का मसला इतने सालों से चला आ रहा है दुनिया में, हम शायद अब वो वाहिद मुल्क हैं जहाँ पे तवानाई का मसला इस कदर गंभीर हो चुका है कि हमारे लिए जो कौमी सलामती का ही मसला बनता हुआ अब उसकी भी नाजुक दौर में शामिल हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि अब संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, और पास्ट में जो गलतियां हुई वो तो हुई, अब दुरुस्त नहीं हो सकती, मगर फ्यूचर तो कम से कम दुरुस्त कर ले। अगर 75 साल का सफर पाकिस्तान का एक ऐसा है जिसको हम बहुत ही फख्र अंदिया से क्या बल्कि बड़े अब शर्मनाक अंदाज से भी देखते हैं, तो आगे 25 साल की जनरेशन को तो कम से कम कुछ देकर जाए। आज से अगर उस पर काम शुरू करें तो फिर पाकिस्तान एट 100 तो ऐसा हो जिसमें कम से कम हम ये वैसे ना कर रहे हों। और जी हाँ, बिल्कुल फौरी इकदाम की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल को, आने वाले मुस्तकबिल को महफूज किया जा सके। जफर मोती साहब, चीन और सऊदी अरब में हमने देखा कि कुर्बतें बढ़ रही हैं। चीनी सदर इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं वो हो रहे हैं, शराकत दारी पर बात हो रही है, खुसूसन ये जो एनर्जी सेक्टर है या ऑयल सेक्टर है, इस पर जो है वो शराकत दारी बढ़ाने की बात की जा रही है। क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका दुनिया पर, और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखें, जो दुनिया की फॉरेन पॉलिसी थी ना, पहले 10, 20 साल, 25 साल चलती थी। अब जो दुनिया जिस टर्मोइल में है, तो उस टर्मोइल में अब महीनों में फॉरेन पॉलिसीज चेंज होती हैं। आप देखें कि थोड़ी सी शिफ्टिंग हो रही है सऊदी गवर्नमेंट की टूवर्ड्स एशिया, और वो थोड़ा सा दूरी की तरफ जा रहा है फ्रॉम यूएसए। अच्छा, हर बंदे ने अपना अपना वो फॉरेन पॉलिसी पर नजरसानी शुरू कर दी है, क्योंकि अगर चेंजेस जिस तरह स्पीड में दुनिया में हो रहे हैं, अगर वो फॉरेन पॉलिसी को इसी स्पीड से चेंज नहीं करेंगे तो वो खसारे में रहेंगे, जैसे हमारा मुल्क है। और अभी कोई साहब कह रहे थे कि अगले 25 साल के लिए तो हम सबको माफी मांगनी चाहिए अपनी नई जनरेशन के लिए कि हम ऐसा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं जहाँ तकालीफ अब थोड़ी ही दूर नजर आ रही हैं, यानी 4-6 महीने में ही नजर आ रही हैं कि क्या होने का है। राइटिंग ऑन द वॉल है। अभी हमें तो बस यही है कि ये जो शिफ्टिंग हो रही है पॉलिसीज में चाइना और सऊदीया की, इसमें हमें बेनिफिट मिल जाए और इसमें हमको कोई वो ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, तो ये मुल्क सरवाइव करेगा और ये अपना फूड सिक्योरिटी भी कर लेगा, और एनर्जी सिक्योरिटी भी जो इंटीग्रल पार्ट अब हो गया दुनिया का जो सिक्योरिटी में, तो वो उसको कंट्रोल कर सकेगा। नहीं तो हमारा हाल तो वर्स देन श्रीलंका हो सकता है। अल्टीमेटली पाकिस्तान को इस हवाले से इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्त में ज़्यादा एफिशिएंट जो है वेज ढूंढे जा सके एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए, चूँकि एनर्जी कंजप्शन दिन ब दिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स कब की जाती हैं, चूँकि रिफॉर्म्स आएंगी तो तभी ये मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे और तभी आवाम की मुश्किलात हल हो सकेंगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम तर मेहमानों का जो कि मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने